ई डी एस कोस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है, प्लस ई डी एस कोस थीटा, यहाँ भी आपकी 90 है सेकंड के लिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड के इस सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने अभी तक बात कर ली थी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में कुछ टॉपिक्स की। तो आज हम बात करेंगे, हमारा जो लास्ट में टॉपिक छूटा हुआ था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी, और एरिया वेक्टर के बारे में भी जाना था कि एरिया जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। इसको एन कैप से हम शो करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये एरिया है ए, तो इसको लिखोगे आप ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एन कैप। इसका एरिया अगर ए है, ये वाला एरिया, तो इसकी डायरेक्शन के साथ कैसे लिखेंगे, ए एन कैप, जहाँ पे ए है आपका मैग्नीट्यूड एंड एन कैप है डायरेक्शन। दिस इज़ मैग्नीट्यूड एंड दिस इज़ डायरेक्शन। तो आप जानते हो कि जो वेक्टर होता है उसके अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई होता है वो फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the area। मान लो एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइंड है आपको, तो जो फ्लक्स होगा, ये फाई क्या है, यहाँ पे फ्लक्स है, तो फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ये होता है आपका फ्लक्स। तो इसके बाद में हमने कहा था कि आपका जो लास्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे गॉस लॉ की। तो ये लगभग लास्ट टॉपिक ही है इस चैप्टर का। तो गॉस लॉ क्या कहता है, देखो सिंपली मैं लिख रहा हूँ, इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एरिया है या सरफेस एरिया है। ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लो आपके पास कोई सिस्टम है, कोई एक सिस्टम है, पर्टिकुलर सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम के लिए जो ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल है या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पूरी क्वांटिटी को आप क्या बोलोगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है, वो क्या होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू एनक्लोज। तो उसके ऊपर जो टोटल चार्ज कंटेंट होता है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, और यही गॉस लॉ होता है। देखो गॉस लॉ हम कहीं भी अप्लाई एक्चुअली कर तो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें उसका रिजल्ट मिलता है, मतलब प्रोडक्टिव रिजल्ट जहाँ पे मिले वहीं हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, वरना बहुत सारे और भी तरीके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे आगे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस की। तो एक तो वो जो आपका सरफेस है वो क्या होना चाहिए, सिस्टम क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, क्लोज सिस्टम के लिए आप गॉस लॉ को अप्लाई करोगे। दूसरा, उसके अंदर जो एरिया हम कंटेन करते हैं वो सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी और क्लोज्ड सरफेस, ये दो चीज़ें आप देखोगे कि यहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं, तो वहाँ हम क्या करेंगे, गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ की। तो ये थी आपकी बेसिक डेफिनेशन गॉस लॉ की। जो फ्लक्स होता है ये बेसिकली क्या है, फ्लक्स ही है। फ्लक्स होता है वो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और ई डॉट डी एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, सरफेस इंटीग्रल। तो इंटीग्रल बेसिकली 3 तरह के होते हैं, देख लीजिए वो भी। इंटीग्रल
एक होता है आपका लाइन इंटीग्रल, एक होता है आपका सरफेस इंटीग्रल जो कि यहाँ पे डिफाइंड है सरफेस इंटीग्रल, और तीसरा होता है आपका वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इनकी अलग अलग अपनी भूमिका है और ये एक दूसरे में चेंज भी किए जा सकते हैं स्टोक्स थ्योरम वगैरह जो होते हैं उनको अप्लाई करके। तो इनके बारे में भी हम एक दिन सेपरेट वीडियो बना देंगे कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कैसे चेंज किया जाना चाहिए। तो अब हम आगे बात करते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशंस की। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल इस्तेमाल हुआ वो कौन सा इंटीग्रल है आपका, सरफेस इंटीग्रल है, E.ds। तो ये था गॉस लॉ। अब बात करते हैं आगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। देखिए गॉस लॉ का एप्लीकेशन कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता, ये एक चर्चा का विषय है। देखो कि अब बात करेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस नाम के एक साइंटिस्ट ने ये जो है लॉ दिया था, इसलिए इनको गॉस लॉ हम कहते हैं। तो देखिए गॉस लॉ में मतलब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम सबसे पहले बात करेंगे। टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a long straight conducting वायर। तो एक वायर की वजह से आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किसकी वजह से, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक वायर बना लेते हैं। लो जी बना लिया, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और ये क्या है, कंडक्टिंग है और साथ में लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग और चार्ज्ड भी है ये, ठीक है, चार्ज्ड कंडक्टिंग वायर है। तो चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज है, लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हम इस वायर के कारण टोटल जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो फाई होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल E.ds। तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस डिज़ाइन करना पड़ेगा और वो हम ले लेते हैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे मान लिया है। तो ये गॉसियन जो सरफेस है इसके 3 फेसेस हैं यहाँ पे, 2 तो हैं आपके सर्कुलर नंबर 1 एंड नंबर 2 और एक है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको आप बोलते हो नंबर 3, ठीक है। तो 1 2 3 इन तीनों के लिए आपको अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज इसके लिए जो फ्लक्स है वो है φ1, इसके लिए जो फ्लक्स होगा वो φ2 और इसके लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे, φ3, ठीक है। ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है। इस तरह से सिलेंडर एक 3D ज्योमेट्री है जिसको एक बोर्ड पे बनाना मतलब एग्जैक्टली बनाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम इसको दिखाते हैं कि ये सिलेंड्रिकल शेप इस तरह की है, ठीक है। तो ये φ1 φ2 और φ3। तो आपका जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, इन तीनों फ्लक्स के एडिशन के बराबर होगा, यानी फाई नेट या फाई जो टोटल आया वो क्या आया, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ओके। तो φ1 के लिए आप देखोगे तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। फाई जो नेट है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल E.ds फॉर 1 एंड E.ds, इसको E.ds1 कर दो, इसको ds2 कर दो प्लस E.ds3 फॉर 3rd, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ये जो एरिया है सर्कुलर एरिया होगा, इसकी डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन मैंने बताया था परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, यानी एन कैप इस डायरेक्शन में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यस सभी को दिख रहा है, एवरीबडी
ये जो आपका वायर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी। पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट वायर है, इसके ऊपर हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये हो गई। अगेन इस वाले सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी ई वेक्टर। ओके, और यहाँ पे जो तीसरा सरफेस है इसमें जो एरिया है, एरिया तो परपेंडिकुलर होगा एन कैप, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है आप देख पा रहे हो एकदम इजीली यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। ई और एन कैप की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे भी आपका क्या है 90 डिग्री है। अब देखो ई डॉट डी एस है ये बेसिकली ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर एंड ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो जब डॉट प्रोडक्ट आप सोल्व करते हो तो क्या करते हो, वहाँ पे कोस थीटा इंट्रोड्यूस करते हो। तो जो आपका फाई नेट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाई नेट है, वो निकल के आएगा इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है, प्लस ई डी एस कोस थीटा, यहाँ भी आपकी 90 है सेकंड के लिए, प्लस तीसरे के लिए ई डी एस कोस 0। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ई और एन कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे। अब देखो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो बचेगी हमारे पास ये टर्म फाई नेट इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रल डी एस। और यहाँ पे जो एरिया है, जो कर्ड सरफेस एरिया है, उसका जो एरिया इंटीग्रल है, मतलब जो टोटल क्षेत्रफल है कर्ड सरफेस एरिया का या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या आ जाएगा आपका ई डी एस। ये होता है आपका कितना 2 पाई आर एल। अगर ये आर रेडियस का सिलेंडर है और एल लेंथ का है तो क्या हो जाएगा डी एस इंटीग्रल 2 पाई आर एल हो जाएगा। देखिए कोई भी एक सिलेंड्रिकल शेप होती है वो 3 पृष्ठों से मिलके बनी होती है। 2 तो उसके होते हैं सर्कुलर पृष्ठ, ये, और एक होता है उसका कर्ड या फिर वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इसके लिए आपका होता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और जो कर्ड सरफेस एरिया है उसका क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एल। जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या आता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एल। यहाँ पे 2 पाई आर अगर कॉमन ले लें तो 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। ये बहुत बार आपने देखा होगा 10th क्लास या छोटे क्लासेज में भी आप देखते हो कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2 पाई आर प्लस एल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, वो हमने ले लिया ई इंटू 2 पाई आर एल। जो आपका फाई आया वो ई इंटू 2 पाई आर एल के इक्वल आया। ये हो गया आपका फ्लक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ क्या कहता है, जो ई डॉट डी एस होता है वो किसके बराबर होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो ये 1 डायमेंशनल शेप है, एक वायर ही है। वायर क्या होता है 1D शेप होता है, और 1 डायमेंशनल शेप के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, यहाँ देख लो, फॉर 1 डायमेंशनल शेप वी यूज लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा, और लेमडा क्या होता है क्यू अपॉन चार्ज पर यूनिट लेंथ, या डी क्यू अपॉन डी एल भी इसको बोलते हो आप। तो यहाँ पे अगर चार्ज की बात करें क्यू इक्वल्स टू लेमडा इंटू एल आ जाता है। तो इस क्यू की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे क्यू एनक्लोज्ड की जगह, तो ये हो जाएगी आपकी, देखो ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ई इंटू 2 पाई आर एल ये बराबर हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट के, और क्यू की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो बेसिकली आपका जो ई इंटू 2 पाई आर एल है वो किसके इक्वल हो गया लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट के। तो यहाँ से एल कैंसिल कर सकते हो, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आई आपकी लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट। आई होप यू गॉट इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर आ गया आपका कितना लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला जो एप्लीकेशंस है वो हम देखेंगे, एक प्लेन शीट, थिन प्लेन शीट के कारण, जो कि कंडक्टिंग है और चार्ज्ड है, उसके कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या निकल के आता है, लेट्स सी। ओके, तो अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड एप्लीकेशंस कहें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेन शीट। सीबीएसई में आपको प्लेन शीट दे रखी है, आरबीएसई में शीट के साथ साथ एक मोटी चादर के लिए भी कैलकुलेट करवा रखा है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, देख लेते हैं। मान लो ये आपकी क्या है, शीट है, ठीक है, और ये चार्ज्ड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, ये चार्ज्ड शीट आपको दिख रही है, तो इसके लिए आप गॉसियन सरफेस डिज़ाइन करोगे तो किस तरह से लिखोगे। गॉसियन सरफेस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिलेंड्रिकल होगा, तो सिलेंडर हम किस तरह से बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे, यस, और पीछे की तरफ भी जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। अब ये गॉसियन सरफेस है, इसके लिए देखो पृष्ठ आपके कितने होंगे टोटल, यहाँ पे जो सरफेसेज हैं वो कितने होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। भाई कर्व सरफेस एरिया भी 2 भागों में विभाजित हो गया है इस बार। पहले वायर था तो 3 ही ले रहे थे हम इस तरह से, 1, 2 एंड 3, लेकिन यहाँ पे आप क्या लोगे, 1, 2, 3 एंड 4, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप एरिया वेक्टर डिफाइन करोगे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी एन कैप, इसके लिए भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एन कैप हो जाएगी, इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी एन कैप, और इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी एन कैप। इनके लिए हम एरिया वेक्टर के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख लेते हैं। तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो ये शीट ऐसे रखी हुई है, इससे अवे इधर होगा, इससे अवे इधर होगा, तो ये बिल्कुल प्लेन शीट है, मतलब बिल्कुल ही पतली पन्नी है ये। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो E1 ये हो जाएगा आपका, E इधर भी सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होता है तो E ही ले लेते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इसके लिए इस सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों तरफ फैल रहा है। ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे इस सरफेस और इस सरफेस के लिए आप नोटिस किए होंगे बात कि जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है, लेकिन इन दोनों सरफेसेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही है। अब इनके लिए फ्लक्स देख लेते हैं, ये φ1 हो जाएगा आपका, ये φ2 हो जाएगा इसके लिए फ्लक्स, इसके लिए फ्लक्स φ3 हो जाएगा, और इसके लिए जो फ्लक्स है वो φ4 हो जाएगा। जो फाई नेट है आपका वो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4। अब φ1, φ2, φ3 और φ4 की वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट से। तो φ1 आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम गॉस लॉ EdS cos थीटा, और DS1 बेसिकली पहला जो सरफेस है उसके लिए, ठीक है, EdS1 cos थीटा प्लस सेकंड के लिए EdS2 cos थीटा, ये 2 के लिए, प्लस तीसरे के लिए EdS3 cos थीटा प्लस फोर्थ के लिए EdS4 cos थीटा। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे अलग अलग 4 फ्लक्स हमारे को मिल गए हैं, और इन चारों फ्लक्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो हम गॉस लॉ से एक बात जानते हैं कि जो आपका नेट फ्लक्स होता है फाई,
वो क्या होता है 1/ε0 ऑफ टोटल चार्ज होता है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, शीट है, और एक जो शीट होती है वो कैसी होती है, 2 डायमेंशनल शेप होती है, 2D शेप होती है ये। और 2D शेप के लिए आप कौन सी चार्ज डेंसिटी इस्तेमाल करते हो, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बताइए। यहाँ पे आप यूज़ करते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एस आप लिखते हो, तो इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए हम पहले ही लिख दे रहे हैं। अच्छा देखिए यहाँ से आप फाई जो है वो क्या आ जाएगा आपका, फाई नेट, फाई नेट है वो क्या आया, देखो इसके लिए थीटा की वैल्यू 0, इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, और 2 के लिए भी आपका थीटा क्या है 0 डिग्री, लेकिन इनके लिए आपका क्या है थीटा 90 डिग्री, और यहाँ पे भी आपका कितना है 90 डिग्री। ज़्यादा होच-पोच तो नहीं हो रहा है, देखिए समझ में आ रहा होगा आपको। पहला जो सरफेस है उसके लिए ई और डी एन कैप यानी एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में थीटा 0, सेकंड के लिए भी दोनों एक ही डायरेक्शन में है थीटा 0, तीसरे के लिए दोनों परपेंडिकुलर हैं, और चौथे के लिए भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू क्या रखोगे 0 रखोगे, इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे 0 रखोगे, इसके लिए थीटा 90 डिग्री, और इसके लिए भी आपका थीटा 90 डिग्री। तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म 0, ये टर्म भी 0, तो आपका क्या आ जाएगा ई डी एस 1 प्लस ई डी एस 2। थीटा की वैल्यू 0 1 होती है, तो फाई नेट जो है आपका आया ई डी एस 1 और डी एस 2 दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, ये सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों जो आपके सर्कुलर पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो 2 ई एस, देखो भाई ये हो जाएगा आपका ई डॉट एस प्लस ई डॉट एस, ठीक है। तो फाई आया आपका 2ES। हमने टोटल एरिया इनका S और S मान लिया है, हालांकि पाई आर स्क्वायर होता है मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं होएगा, इसलिए हमने S ही ले लिया यहाँ पे। तो जो आपका फाई होता है फ्लक्स वो क्या होता है EDS E डॉट डी एस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q की जगह आप क्या वैल्यू पुट करोगे सिग्मा इंटू एस, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एस होता है, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका समीकरण नंबर ए मान लो, ये समीकरण नंबर बी मान लो। ए और बी से आप क्या बता सकते हो कि जो फाई हैं दोनों, ये फाई ES 2ES के इक्वल है, ये फाई सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, तो आप लिख सकते हो 2ES इज इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से S कैंसिल हो जाता है, और E की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यस और नो। तो आपकी जो प्लेन शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई, वो क्या आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, आगे बढ़ें। यस ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, देखो इसी के अंदर मैं एक चीज़ और समझा दे रहा हूँ आपको, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेन शीट। और यहाँ पे ये तो पतली पन्नी हो गई, और चादर की अगर बात करें तो क्या होती है, चादर मोटी होती है, ठीक है, मोटी चादर। RBSC में पूछा जाता है ये वाला। तो ये जो है ये क्या हो जाएगी आपकी कंडक्टिंग प्लेट है, ये मोटी हो गई है, तो इसके अंदर आप जो गॉसियन सरफेस बनाओगे वो किस तरह से बनाओगे, यही रहने वाला है इस तरफ तो, लेकिन इसके अंदर गॉसियन सरफेस बनेगा। और किसी भी शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे आपने 2 टाइम्स ऐड किया, 1 और 2, 3 और 4 तो परपेंडिकुलर थे वो 0 हो गया, यहाँ पे भी 3 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल आपका 1, 2 और 3 ही आपके जो है सरफेस होंगे, 2 सर्कुलर और एक रहेगा आपका
कर्ड सरफेस एरिया। तो इनके इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, तो यहाँ पे ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे ई एस और ई एस 2 टाइम्स जुड़ा था, लेकिन मोटी चादर में ये क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू एक बार ही ई एस आएगा, और ये आएगा आपका आगे सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट, एस से एस जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। यानी कि जो मोटी चादर है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ट्वाइस ऑफ पतली पन्नी, या फिर कहें बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल पतली चादर थी तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका ट्वाइस आता है आपका, किसकी वजह से, मोटी चादर की वजह से। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कई बार। तो यहाँ पे हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन प्लेट। और अभी एक और बचा हुआ है आपका, मैं देख ले रहा हूँ एक बार फटाफट से, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ये लास्ट रहेगा आपका। इससे पहले एक न्यूमेरिकल दिखाई दिया था मुझे, यस, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि जो वीडियो है उसका लेंथ भी देखना पड़ता है। ओके, चलिए, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a charge q is placed at the center of a cube। तो एक क्यूब दिया हुआ है आपको, उसके सेंटर पे आपको क्या दे रखा है, इसका कहीं ये सेंटर है, इस सेंटर के ऊपर आपको क्या दिया हुआ है, एक क्यू चार्ज दिया हुआ है, और इसकी जो साइड है वो दी हुई है आपको एल साइड का क्यूब है ये, तो ये सभी साइड्स एल ही होंगी। ओके, तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द ईच फेस ऑफ द क्यूब, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through each face, हर एक फेस से आपका कितना फ्लक्स जाएगा। तो फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो फाई क्या होता है आपका, टोटल फ्लक्स, फाई टोटल या फाई नेट जो है वो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है आपका फाई इज इक्वल्स टू, गोस लॉ से आप जानते हो, ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे आपका जो टोटल चार्ज है वो दिया हुआ है ओनली क्यू, तो यहाँ पे आप लिखोगे फाई नेट हो गया आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिंस दिस इज अ क्यूब, और क्यूब क्या होती है, एक सिमेट्रिकल शेप होती है, दिस इज सिमेट्रिकल शेप। और सिमेट्रिकल शेप की एक खास बात क्या होती है कि उसके अंदर जो फ्लक्स निकल रहा है वो बराबर बराबर इसके 6 जो फेसेस हैं, देखो इसके फेस कितने हैं, 1 2 3 4, 4 तो ऐसे होते, एक कोई बॉक्स ले लीजिए, उसके 4 इस तरह से फेस हो गए, और एक उसके फ्रंट में होता है और एक उसके बैक में होता है, तो इसके टोटल 6 फेस हो गए। तो नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल्स टू 6, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो आपका फ्लक्स है। तो फ्लक्स क्या आएगा, फाई डैश, देख लीजिए, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, क्या लिखोगे, फाई डैश ले लेते हैं सपोज, तो वो क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ फाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फाई डैश इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नोट। ओके, एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप फ्लक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनेशंस में, आपको प्लेन शीट या मोटी चादर की वजह से डेरिवेशन भी करवा सकता है। इसके बाद में एक टॉपिक आपका रह गया जिसको कहते हैं फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको कैलकुलेट करना है, वो क्या आएगा।
तो मैं बता दे रहा हूँ E आएगा आपका Q/4πε0 r², और इसका डेरिवेशन बहुत ही छोटा सा है, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस जो ग्राफ है वो भी समझेंगे कि अंदर जो स्फेरिकल शेप है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बाहर जाएंगे डिस्टेंस के साथ किस तरह से कन्वर्ट होता है वो भी हम देखेंगे और ग्राफ भी समझेंगे उसका। इसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको आज की जो क्लास है वो अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।